आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के बीच में अवतरित उपस्थित हुआ हूं और ये भी तब जब आपकी एस्टेट की परीक्षाएं अभी दिसंबर 2023 में होनी है, तो इसकी तैयारी मैं करवा रहा था। इस कड़ी में मैं बिना समय गवाए आपके प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूँ। आज तक जितने भी प्रश्न पत्र मुझे मिलेंगे मैं उन सभी को आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ। आप इन प्रश्न पत्रों की तैयारी जैसे जैसे करेंगे आपकी तैयारी स्वतः होती चली जाएगी। तो लीजिए, आपकी इस कड़ी में पहले 2023 का 2022 का पिछले वर्ष का जो एस्टेट की हिंदी विषय की जो परीक्षा हुई थी उसका हिंदी का पोर्शन मैं करवा रहा हूँ कॉमन पेपर में। तो सीधे चलते हैं हम अपने उस प्रश्न पत्र की ओर। मैंने पीछे स्क्रीन के ऊपर ये पेपर खोला हुआ है आप लोगों के लिए और मैं इसी को आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, मैं एक बार एक एक सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों के लिए खोल रहा हूँ। आपको उम्मीद है बिल्कुल क्लियर एक एक शब्द आपको नजर आएगा। ये आपका जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत छांटिए। और असंगत जब आपने छांटना है तो असंगत में आपको जो अलग है उसी को ही बताना है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं एक बार पर्यायवाची, गधे के पर्यायवाची। सबसे पहला आपका शब्द है गधा। लंबकरण, इसका मतलब लंबे कान होते हैं गधे के। बिल्कुल, कई बार तो ये कहा जाता है कि इतना लंबे लंबे कानों वाला गधा था, मतलब लंबे कानों से गधे की पहचान होती है। वैशाख नंदन, वैशाख का पुत्र। आपने देखा होगा कि आमतौर पे ये बात कही जाती है कि अब दोपहरी के समय या तो मास्टर रोड के ऊपर मिलेंगे या गधे मिलेंगे। वैशाख और जेठ की जो दोपहरी होती है उसी का ये नंदन है, उसी का बिल्कुल सही है। और गर्दभ तो गधे को कहा जाता है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है। गरुड़, वैनते अर्थात विनीता का पुत्र था ये। वैनते, इनकी माता का नाम विनीता था, ये सही है। काम आरी, काम का दुश्मन। अब यहां पर आप देखेंगे कि गरुड़ काम का दुश्मन तो नहीं है भाई। कामारी जो है वो भगवान शिव को कहा जाता है। उसके बाद काक, ये कौवे को कहते हैं। इसका मतलब न ये गरुड़ का पर्यायवाची है न काक गरुड़ का पर्यायवाची है, तो असंगत आपका उत्तर यही सही है। गणिका, एक बार मैं सभी के बारे में बता देता हूं। गणिका, गणिका कहते हैं वेश्या के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो यहां पर जो शब्द है सर्व, सभी की। वल्लभा, वल्लभ कहते हैं पति को और वल्लभा पत्नी के लिए, यानी सभी की पत्नी, इसलिए गणिका के अर्थ में ये वेश्या के अर्थ में प्रयोग होता है। वारांगना भी और पतुरिया भी, ये सभी गणिका के ही पर्यायवाची हैं। उसके बाद ग्वाला, जी हाँ, ग्वाला गाय चराने वाला, दूध वाला जिसको आप कहते हैं। तो ये जो है आभीर, अहीर और गोप, ये तीनों ग्वाले के ही पर्यायवाची हैं। तो इस सवाल में आपका सही जवाब होगा गरुड़। गरुड़ का वैनते तो पर्यायवाची होता है लेकिन कामारी और काक नहीं होता। तो कामदेव का दुश्मन, काम का अरी। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसका 32वां सवाल, मैं सारे सवालों की तरफ एक बार डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर कि किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक, निजवाचक में क्या होता है भाई, जहां पर स्वयं या खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है, जहां आपको आप शब्द की जगह स्वयं या खुद रख करके आप देखेंगे और उसका अर्थ यूं का यूं निकल आए तो समझ लेना वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आपके सामने है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहां पर अपना, स्वयं, ये क्लियर ही बता रहा है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, खुद करना चाहिए। यहां पर इसका अर्थ है हमें अपना काम स्वयं। ये जो शब्द है यही बता रहा है कि यही आपका निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए एक वाचक शब्द है। तेते पाव पसारिये जेती लंबी सोर, इसका मतलब ये जो है तेते और जेती ये संबंधवाचक सर्वनाम है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये भी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी आपका इसी की तरह से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मैंने चारों के बारे में आप लोगों को बताया है। और इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में, तो अगला जो सवाल है आपका 33वां।
सवाल है आनंदा चुपके से चली गई। आनंदा किसी पात्र का नाम है और वो चुपके से चली गई। तो यहां पर आपने देखना है चुपके से, इसमें आपने क्रिया विशेषण का बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। हालांकि ये जो क्रिया विशेषण है चुपके से, कोई घटना कैसे घटी, उसका घटने का ढंग क्या था, और जब किसी क्रिया के घटने का ढंग का पता चले तो वहां पर रीतिवाचक, रीति का मतलब ढंग, तरीका, तो इसका मतलब यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक में समय के बारे में बताएगा, परिमाणवाचक में नाप तोल के बारे में बताएगा, स्थानवाचक में जगह के बारे में बताएगा। तो ये सभी के सभी आपके क्रिया विशेषण, जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपका जवाब था। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका नेक्स्ट 34वां सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक एक शब्द के बारे में मैं बता पाऊं। तो चलिए, सवाल है आपका श्रुत सम। सम श्रुत का मतलब होता है कि सुनने में तो सेम है भाई, वैसा ही है, श्रुति सम। भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ऐसे में आपने उसकी दृष्टि से जो बेमेल है, अर्थात इसके साथ मेल नहीं खाता, उसको आपने बताना है। सदेह, देह के साथ, इसका मतलब देह, सदेह, देह के साथ, ये सही है। संदेह, संशय को कहते हैं। संदेह संशय के लिए ही प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सुवन, जी हाँ, पुत्र के लिए प्रयोग होता है, ये भी सही है। और सुमन जो है फूल के लिए प्रयोग होता है। अगला है सुकृति। एक ये समझने की जरूरत है, दो शब्द हैं यहां पर। ये कृति जो शब्द है, देखिए, ये कृति और ये कृति, इन दोनों में फर्क है। यानी जो त को छोटी की मात्रा, आप भगवान की कृति हैं, बनाई हुई कोई चीज है, तो उसके लिए जो है अब सुकृति, बनाई हुई, अच्छा कर्म, ये जो है कृति का अर्थ होता है जो पुण्यात्मा होती हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के लिए इस कृति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, सुकृति, अगर ये इसका अर्थ होता तो सही था, और ये सुकृति पुण्यवान इसका अर्थ होता तो सही होता। इसका मतलब उलट रखे हैं इसने, इसलिए ये बेमेल है। यही आपका उत्तर बनेगा। स्वजन, हमारे स्वजन आए हैं, हमारे मित्र आए हैं, हमारे बंधु आए हैं, हमारे बांधव आए हैं। और स्वजन, स्व कहते हैं श्वान से बना है, कुत्ता जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ स्वजन का मतलब कुत्ता होता है, बाकी सभी ठीक है। ये आपका सही जवाब है। तो दोबारा से एक बार देखेंगे, भिन्नार्थक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को आपने जो बेमेल की दृष्टि से वो छांटना था। तो यहाँ पर सुकृति पुण्यवान होता है जब त को बड़ी की मात्रा होती है, और जब तय को छोटी की मात्रा होती है। तो सुकृति का मतलब होता है वो हमारा सत्कर्म, अच्छा कर्म होता है। तो चलिए फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ। 34 के बाद हम 35वें नंबर पे चलते हैं। मुझे सदैव धोखा दिया, उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा आगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 भागों में और बंटी होती है। तो हम यहाँ जिस शब्द की चर्चा कर रहे हैं, धोखा, धोखा एक भाव है, धोखा एक भाव है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है? भाव है, तो भाई भाववाचक संज्ञा है, सिंपल है। इसलिए यहाँ पर आपका भाववाचक, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये उत्तर आपका सही है। तो एक बार मैं इसको टिक भी कर देता हूं ताकि आप, बहुत सारे लोग हैं इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्लियर है। इससे अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला जो सवाल है आपका ये है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपने अशुद्ध वाक्य को छांटना है, किसी भी दृष्टि से हो तो वो वाक्य आपने बताना है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा व्यवहार सबसे श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। दूसरा है, हम सभी में मनुष्य शब्द जो है वो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर मानवीय दुर्बलताएं हैं, हम जितने भी लोग हैं उनके अंदर मानव में जो दुर्बलताएं पाई जाती हैं उनको मानवीय दुर्बलताएं कहते हैं। तो अतः इसका आपका दूसरा उत्तर सही होगा। वह पाँव से जूता उतार रहा है, बिल्कुल सही है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, ये भी सही है। तो उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस दिशा में बढ़ते हुए 37वां सवाल, किस शब्द में
एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इस शब्द को मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ये वैसे 2-3 बार आ चुका है। इसमें 2 ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर डबल उपसर्ग का है, लेकिन बोर्ड ने लगातार 2 बार ये पेपर में आ चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इस पे हम ऑब्जेक्शन भी लगा चुके हैं, लेकिन वो केवल व्याधि को ही ठीक करता है। एक बार मैं बता भी देता हूं, व्याधि। अध्यापक भी एक ऐसा ही शब्द है। अगर कई बार क्या होता है कि कोई पेपर बनाने वाला दूसरा आ जाए, क्योंकि ये जो शब्द है इसमें एक अधि उपसर्ग है, दूसरा आ उपसर्ग है, और फिर पक जो शब्द है ये आपस में जुड़ेंगे, इसका मतलब इसमें 2 उपसर्ग है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, इसको आपने अगर दोबारा से रिपीट होता है, अध्यापक में एक ही है, वो कह रहे हैं कि इसमें 2 उपसर्ग नहीं है, आपक अलग शब्द बता रहे हैं, जबकि बोर्ड का ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे वैयाकरण हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध करके भी बताया है, और इस पे हमने ऑब्जेक्शन भी डाला था। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं ठीक कर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर व्याधि एक ऐसा शब्द है, आधि और व्याधि 2 शब्द होते हैं, एक शारीरिक बीमारी और एक मानसिक होती है। तो इसमें वी और आ और धी, ये 3 भागों से, 3 जो है शब्दों से जुड़ करके बना है, शब्दांशों से जुड़ करके बना है। तो यहाँ पर वी का वह आधा रह जाएगा, ई का यह बन जाएगा यण संधि के साथ, ये आ इसके साथ लग जाएगा, और इस प्रकार से ये व्याधि बन जाएगी। तो ये जो शब्द है, आपका सही उत्तर व्याधि और अध्यापक होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड लगातार 3 सालों से 3 बार ये पेपर में आ चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। मैं दोबारा किसी पेपर को सोल्व करवाऊंगा तब फिर ये बात आ जाएगी। तो आप चलिए जुड़ते रहिए और अगले सवाल की तरफ आप बढ़ते रहिए। तो हम बढ़ते हैं आपके 37 के बाद 38वें सवाल की तरफ, और ये रहा स्क्रीन पर आपका 38वां सवाल। समास की दृष्टि से असंगत आपने बताना है कौन सा है, मतलब जो उस समास की दृष्टि से सही नहीं बैठता उसको आपने बताना है। कनकलता, जहां पर आप विग्रह करते हैं, विग्रह करते हुए भाई जब रूपी शब्द या है जो की सेंस जो देता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हम ये कहें ना कि सज्जन, सत है जो जन, महात्मा, महान है जो आत्मा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, जहां है जो की सेंस आती है, रूपी की सेंस आती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये बात नोट कर लें। और है जिसका, है जिसके, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, नीला है कंठ जिसका, वहां पर बहुब्री समास होता है। लेकिन आइए हम इन चारों एग्जाम्पल्स के बारे में बातचीत करते हैं। कनक आप सभी को पता है, सोने को कहते हैं, और भी कनक के कई अर्थ होते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो एक अलग बात है। कनकलता यानी सोने रूपी बेल, यहां पर मतलब कनक की है जो लता, यहां पर भी आपका कर्मधारय समास है। असंगत छांटना था, ये बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा है सचिवालय, सचिव का आलय षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष है। चौराहा 4 राहों का समूह, इसमें द्विगु है। और आकंठ, आकंठ में बहुव्रीहि समास नहीं है, बल्कि आकंठ में आ का अर्थ जहां पर भी तक या पर्यंत होता है, वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। एक बार मैं समझा देता हूं इसको। तो यहां पर जैसे आपके सामने ये आकंठ है, आपने देखा होगा एक शब्द है आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, आ का मतलब जीवन पर्यंत, और आमरण मरने तक, आमरण, आजीवन, आमरण। और उसके बाद एक आपकी पहले परीक्षा में भी आ चुका है स्टेट के में, वो आया था आजानुबाहु, आजानुबाहु। तो इसका मतलब क्या है, आ का मतलब तक, जानू का मतलब घुटने, बाहु जाती है जिसकी घुटनों तक बाहें जाती हैं। अर्थात वैसे तो ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अर्जुन के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, लेकिन वहां पर जिस परीक्षा में ये आया था वहां पर भाई केवल कर्मधारय समास ही था। तो आकंठ का मतलब कंठ तक, इस जहां पर भी इसका अर्थ तक लग जाता है, पर्यंत लग जाता है, वहां पर होता है आपका अव्ययीभाव समास। तो यहां पर ये बहुव्रीहि नहीं, बल्कि आकंठ जो है अव्ययीभाव समास है। ये याद रखें, ये आपका सही उत्तर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसमें कर्मधारय है,
इसमें तत्पुरुष है, इसमें द्विगु है, लेकिन इसमें अव्ययीभाव समास है, ना कि आपका बहुब्रीहि। चलिए हम आगे इससे थोड़ा सा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने ये रहा, यहां पर आपने बताना है कि संधि की दृष्टि से विसर्ग संधि किसमें आई है। पहला जो शब्द है अलुक तत्पुरुष, इसमें आता है युधि, युधि जमा में स्थिर। ये जो शब्द है इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं है, क्योंकि विसर्ग संधि जो होती है उसमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण के रूप में, यानी पूर्व पद का अंतिम जो है वो विसर्ग होता है। उसके बाद अगला जो है वयोवृद्ध, वय कहते हैं उम्र को, और जो बूढ़ा हो गया है उसको वयोवृद्ध कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो बनेगा वयः जमा में वृद्ध, वय जमा में वृद्ध, वयोवृद्ध बन जाएगा। और नियम क्या है कि विसर्ग के बाद जब भी कोई घोष ध्वनि आती है तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यश है जमा में दा, यशोदा, मन है जमा में बल, मनोबल। तो यहां पर ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल ही बताना था, तो यही आपका विसर्ग संधि का है। दूसरा जो है ये है पर जमा में उपदेश, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आपने ये लाइन पढ़ी होगी, परोपदेश, अ और उ जुड़ करके ओ बन गया, ऐसा गुण संधि में होता है। ठीक है, जैसे प्रश्न जमा उत्तर है, इस प्रकार के गंगा जमा उदक है, गंगोदक बन जाएगा। तो वो सारे के सारे आपके गुण संधि है, और जो स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ना कि विसर्ग का। अंतिम है निष्ठुर। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको भी करके आए होंगे कि इसको ऐसे बना दिया होगा नी जमा में ठुर, तो ये निष्ठुर बन गया होगा। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 जिसको हमने हिंदी में प्रयोग किया है, और उनमें से सबसे 4 प्रमुख है निर, निश, दुर, दुष। तो यहाँ पर ये जो उपसर्ग है वो निश है भाई, और उपसर्ग इसके अंदर जो संधि बनी है वो व्यंजन संधि है, ना कि विसर्ग संधि। तो आपने बताना था विसर्ग संधि का प्रयोग केवल वयोवृद्ध में हुआ है। यहाँ ये जो शब्द है ये निश जमा में ठुर, इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसके अंदर व्यंजन संधि है, ना कि विसर्ग। बहुत सारे ने इसको नहीं जमा में ठुर किया होगा, तो इसलिए गलत भी हो गया होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 40वें सवाल की तरफ। आपके सामने ये है 40वां सवाल। शब्दकोश में देखिए, ये पूरा का पूरा बताने का टॉपिक है, और इसको मैं अपनी क्लास में बहुत बार करवा चुका हूँ। ये पिछले बार अगर आया है तो इस बार फिर क्लास में करवाने की जरूरत है। ये पूरा टॉपिक मैं करवाऊंगा, आप मेरी वीडियो दोबारा से देखिएगा। मैं वर्ण क्रमानुसार जिन भी 3-4 चीज़ों को आपने संयुक्त वर्णों को कैसे लगाना है, चंद्र बिंदु और जो आपके अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां हैं शुरुआत में वो आएंगी, वो एक क्रम होता है। लेकिन यहाँ तो सारा वर्ण कर्मों का ही के अनुसार चलेंगे ये। जैसे आपने देखा होगा कि ये श जमा में ओ है, शौर्य। ये श जमा में यह है सीधा, क्योंकि यह के बाद आ है। उसके बाद ये आपकी श है, उसके बाद आपकी री है, और उसके बाद आपका ये श है, और श के बाद र है, और र के बाद अ है। मतलब मैंने 3 इसमें कर दिए। तो आपने देखा कि इन सभी का पहला वर्ण जो है वो श है। आपने बताना था कि श्रद्धा से पहले इनमें से कौन सा शब्द आएगा। अगर आप श्रद्धा को तोड़ें, इस शब्द को तोड़ें, तो पहले श है, उसके बाद र है, उसके बाद अ है, उसके बाद इसका मतलब ये, उसके बाद ये आपका द आएगा, फिर ध आएगा। आपने इसको तो तोड़ लिया, एक बार मैं पूरा इसकी तो बता ही रहा हूं। और ये श र अ, उसके बाद श्र म। तो इसका मतलब आपने देखा है कि इनमें से ये पहले आएगा, श्रद्धा से किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा शब्द। आपको पता है कि मैं बाद में जाती है, क्योंकि ये प फ भ भ म होती है, और त थ द ध न उससे पहले आती है। तो ये जो है इस शब्द से पहले आएगा। ध्यान से थोड़ा सा दोबारा इसको करके भी देख लेना आप। और ये पूरा टॉपिक है, मैं बता दूंगा बाद में, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो श्रमिक होगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक बताइए। अब मैं दोबारा से आ गया हूं तो आपको वही टॉपिक करवाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक मैंने पहले
कोरोना काल में बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनको आपने बहुत प्यार दिया है। तो अब इन पेपर्स को सोल्व करवाने के बाद आपके जो टॉपिक है वो भी मैं करवाऊंगा। तो चलिए हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपका 41वां सवाल। आपने इसमें बताना है कि असंगत छांटना है विलोम की दृष्टि से। विलोम आप सभी को पता है विपरीतार्थम शब्दों को कहते हैं। एक बार मैं इन शब्दों को एक बार आप लोगों के लिए बता रहा हूं। पहला है उपत्यका और दूसरा है अधित्यका। थोड़ा सा इन दोनों शब्दों के बारे में मैं डिटेल में बता दूं, क्योंकि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ सकते हैं, कहीं और भी पूछे जा सकते हैं। एक बार बता देता हूं। उप का मतलब होता है पास, और त्यका का मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ के साथ जुड़ा होता है। अधि का मतलब ऊपर होता है, और त्यका का मतलब फिर पहाड़ है। तो पहाड़ के ऊपर जो बिल्कुल प्लेन होती है, जिसको टेबल लैंड कहते हैं, पहाड़ के ऊपर अगर कोई समतल भूमि है उसको कहा जाता है अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है अधित्यका। जैसे अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश में खजियार गए हों, डलहौजी के पास खजियार एक जगह है, वहां पहाड़ के ऊपर बिल्कुल समतल जगह है जहां पर लोग घूमने के लिए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो जो जमीन है वो अधित्यका है। मतलब टेबल जो जैसे टेबल जैसी प्लेन जगह हो जाए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और उपत्यका पहाड़ की तलहटी में की जो भूमि होती है, समतल भूमि, उसको कहा जाता है अधित्यका। तो ऐसे में अधित्यका और उपत्यका तो ठीक हो गया, एक पहाड़ के ऊपर की भूमि है, नीचे की भूमि है, इसका मतलब ये असंगत नहीं है, ये तो संगत है। दूसरा है उन्मुख। एक बात बता दूं, उन्मुख, उन्मुख का मतलब सामने, और अभिमुख का मतलब भी सामने होता है, इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बहुत पहले हमारी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसने एंट्रेंस टेस्ट लिया था, उसमें एक मुहावरा पूछा गया था, भाई अभिमुख होना, जैसे ये अभिमुख है, अभिमुख होने के लिए कौन सा मुहावरा सबसे उचित है। उन्होंने दे दिया 1 और 1 11 होना, 99 का फेर, 36 का आंकड़ा और 63 की तरह होना। एक बार मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि ये सवाल आया था, फिर दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। 1 और 1 11 होना एकता में बल होता है, 99 का फेर पैसों का चक्कर होता है, आप सभी को पता है। 36 का आंकड़ा जिसके बीच में होता है वो किसी और दिशा में जाएगा, उसकी सोच किसी और तरह की होती है, इसलिए दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है। जैसे यहाँ पर 3 इधर मुंह किए हुए है, 6 इधर मुंह किए हुए है, और अभिमुख होना आमने सामने होना। देखिए 6 भी इधर मुंह किए हुए है, 3 भी उधर मुंह किए हुए है, इसका मतलब ये जो है अभिमुख होना का अर्थ होता है। यहाँ उन्मुख, मैं आपके उन्मुख हूं, आपके सामने हूं, आपकी तरफ मुंह करके बात कर रहा हूं, अभिमुख भी हूं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, बल्कि ये पर्यायवाची हैं। तो यही आपका उत्तर था। कल्पना, कल्पना कल्पित चीजें होती हैं और यथार्थ ओरिजिनल चीजें होती है। कुत्सा और प्रशंसा एक दूसरे के ठीक विपरीत है। ये किसी की पीठ पीछे बुराई करना कहलाता है, और ये प्रशंसा आप उसके बड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो आपका उत्तर हो गया 41 का उन्मुख और अभिमुख। उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद में 42वें सवाल की तरफ। एक बार 3 ही सवाल बच गए इसके। चलिए आपने बताना है इसमें, चलो मैं 2 सवाल एक साथ खोल करके इकट्ठे ही बता देता हूं, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेन को दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आवट प्रत्यय आपने देखा होगा, गुर्राहट, ये आहट, आवट कहाँ है इसमें, नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, इसी में नहीं हुआ। सजना एक क्रिया है, और क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। वो शब्द कृदंत होते हैं। एक तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, वो फिर बाद में एक टॉपिक समझाने का है। तो सजना के साथ आवट सजावट, यहाँ बुनना के साथ आवट, और यहाँ तरना के साथ आवट। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा, जहां पर आवट का प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो गुर्राहट। आहट वैसे ही क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी
शब्द के धातु के बाद में लग करके उसका अर्थ चेंज कर देते हैं और अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, और उपसर्ग शुरू में लग करके। ये पूरा टॉपिक है, हम फिर बातचीत करेंगे। उसके बाद उच्चारण की दृष्टि से लय का उच्चारण स्थान बहुत बार समझा चुका हूँ। मेरी अकेली वर्ण के ऊपर 6 वीडियो हैं, आपने देखी होंगी, तो उनमें बता रखा है कि जैसे मैं सभी का बता देता हूँ। ओष्ठ, ओष्ठ से उ 2 वर्ण ये हैं और प फ भ भ म। उसके बाद इसमें तो लय आया ही नहीं है। मूर्धा, ट ठ ढ ढ ण र री, ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, मुंह की छत जिसको आप कहते हैं। और तालु, तीसरे नंबर पे है तालु। तालु में आपकी च छ झ झ य 5 वर्ण ये आते हैं। य श जो आपको दुआ वाली कहते हैं, या आप यूं कह सकते हैं मूर्धन्य श होती है। तो इसका मतलब इनमें तो लय का उच्चारण स्थान है ही नहीं। लय जब आप बोलेंगे आपकी जीवा आपके दांत को टकराएगी, इसलिए दंत होता है, तो इसका जो उत्तर है वो दंत होगा, इसके नीचे छुपा हुआ है, आप देख लेना। इसके बाद इसका देख लेते हैं, ये है आपका ल, देखो दंत, ये आप सही कर सकते हैं। 44वां सवाल, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु शब्द से निर्मित जो विशेषण है भाई, वो है, विशेषण का मतलब जो किसी शब्द के, किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ऐसा भाववाचक संज्ञा में नहीं होता। आप एक बार देखिए इसको, पार्श्विक, अगर हम ये कहें वह एक पार्श्विक प्रवृत्ति का आदमी है, तो इसका मतलब प्रवृत्ति की विशेषता होगी कि वो पार्श्विक है। इसका मतलब यही विशेषण है। क्लियर है? पशुपति, भगवान शिव को कहते हैं पशुता, ये भाववाचक संज्ञा है, और पशुत्व भी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया पार्श्विक। और अंतिम सवाल आज के इस लेक्चर का, आज के इसका, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असंगत छांटना है आपने। देखिए, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से अगर आप असंगत छांटेंगे, सबसे पहला है लोमशा। लोमशिका भी कहते हैं इसको, लोमशा भी कहते हैं, उसी से लोमड़ी बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपका तद्भव, तत्सम तद्भव बिल्कुल सही है। आपने असंगत छांटना है, जो अलग है। रज्जु, रज्जु कहते हैं रस्सी को, ये भी सही है। पाषाण, पाषाण से जो इसका तद्भव बना है वो पाहन होता है। एक बार मैं बता दूं, इसका पाहन हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, या खग हो तो बसेरो मेरो कालिंदी कुल कंदम की डारन। आपने पढ़ा होगा। पाहन पत्थर को कहते हैं, लेकिन ये जो पत्थर है ये परस्तर से बना है। परस्तर तले, परस्तर से पत्थर बना है, तो पाषाण से पाहन बना है, इसलिए यही असंगत है। मस्तक का माथा बना है। ये आपके 45 के 45 सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। ये मैं आज यही पेपर मैंने इसलिए सोल्व करवाया है भाई, क्योंकि 2 दिन पहले मुझसे इसी पेपर से संबंधित कुछ सवाल हमारी फ्री कोचिंग क्लासेज जो लड़कियों के लिए हम पिछले कई सालों से दे रहे हैं, उसमें पूछा था किसी लड़की ने, तो वहाँ पर मैंने ये बताया था। उसने कहा था कि सर किसी यूट्यूबर ने इसको ऐसे करवा रखा है, इसका उत्तर तो ये नहीं है, कौन सा होना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपका ये पूरा पेपर ही सोल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है ये पेपर आपको बहुत बहुत काम भी आएगा और आपकी तैयारी में भी आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपके सारे के सारे पेपर सोल्व करवा रहा हूँ एक एक करके। आज फिलहाल ये पेपर मैं शाम को डाल दूंगा, और अगर आपको ऐसे ही पेपर चाहिए तो एक बार कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों के काम ये आ सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।